नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं साइबर वर्स और मैं हूं आपका अपना नितिन शर्मा और मेरे साथ है दूसरे होस्ट हमारे श्री आरिफ अली खान जो हमारे गेस्ट भी थे पिछले एपिसोड में। और इस एपिसोड में ये मेरे साथ होस्ट कर रहे हैं और वी हैव वेरी स्पेशल गेस्ट इन द टाउन, श्री शेख मुबारक। तो वेलकम मुबारक सर, कैसे हैं आप? नमस्ते नितिन, मैं ठीक हूँ। आप कैसे? मैं अच्छा हूँ सर। तो आरिफ सर आपके काफी अच्छे दोस्त हैं सर, तो आप कुछ वेलकम करना चाहेंगे? कैमरा के बाद हम बात करेंगे। अच्छा लगा आप इतनी दूर हैदराबाद आए हो आप हमारे पॉडकास्ट के लिए। हम ट्राई कर रहे थे उनको 10-15 दिन से, बट टाइम मिला नहीं कि अब बिजी लोग हैं। तो आज किस्मत में क्या है, वीकेंड आ रहा था तो वो आ गए हैदराबाद। एक्चुअली सर ये स्टूडियो का सेटअप भी हमने आपके लिए बनाया है सिर्फ स्पेशली, अदरवाइज हम वर्चुअल मीटिंग्स करते हैं सर। बहुत अच्छी अच्छी बात है। पहली बार लग रहा है कि हम सब तीनों एक साथ एक जगह पे बैठे, वरना आप कहीं और, मैं कहीं और, और आप ये तो कहीं उदयपुर और, में, मैं रांची में, ये जयपुर में। बहुत सारी चीजें होती है। आज मौका मिला है। तीनों एक जगह पे। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें, मुबारक सर एक फाइनेंशियल फ्रॉड्स पे काफी काम किया है इन्होंने। तो एक फाइनेंशियल फ्रॉड एक्सपर्ट है वो, आई मीन इन्वेस्टिगेशन एक्सपर्ट है वो। ठीक है। तो आज हम बहुत सारी फाइनेंशियल फ्रॉड से रिलेटेड बहुत सारे सवाल हैं हमारे मन में, उन पे हम सारे सवालों पे चर्चा करेंगे। कुछ आरिफ सर पूछेंगे, कुछ मैं पूछूंगा और मुबारक सर डेफिनेटली उन सवालों का आंसर करेंगे। तो सर सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा बता दीजिए हमारी ऑडियंस को कि आपका बैकग्राउंड क्या है और आप फाइनेंशियल फ्रॉड की इन्वेस्टिगेशन की फील्ड में कैसे आए? मेरा बैकग्राउंड ये है, मैं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग होते ही मैं तलाश करने लगा था कुछ अच्छा सा फील्ड फील्ड पे जाऊँ और ग्रुप करूँ। तो मुझे लगा था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अच्छा था, क्योंकि वो टाइम पे बहुत चल रहा था। तो हम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंपनी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी मैं जॉब कर चुका हूँ। तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा, चलो भाई सॉफ्टवेयर में से और हट के कुछ कर सकते हैं। मेरे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में आएंगे तो मेरे पापा डीएसपी थे। तो थोड़ा बहुत उनका जो इन्वेस्टिगेशन स्किल्स रहेंगे या उनका सोच रहेगा वो मुझे भी थोड़ा अडॉप्ट हुआ। तो अचानक ऐसा एक दिन आया था कि मेरा फील्ड बदलने का मौका आया था। जैसा लड़की लड़की को मांगने घर पे आते ना, तो मेरे खास दोस्त थे, तो उन लोग हमारे घर पे आए और ऐसा बताए, यार एक मौका है, करेगा क्या? क्या है? चलो एक इंटर्नशिप प्रोग्राम है सीआईडी में, अगर आप ज्वाइन कर रहे तो आप, ये पूरा अलग ही फील्ड पे है। मैं सोचा अच्छा एक मौके के लिए मैं भी तलाश था, चलो ठीक है, मैं भी ज्वाइन करना चाह रहा था। तो उसमें से ये फील्ड छोड़ के साइबर क्राइम का फील्ड पे आया। ताजुब की बात ये है, वो साइबर क्राइम एक ही नहीं, साइबर फॉरेंसिक भी था। तो मुझे और अच्छा लगा कि वहाँ पे जाके जानकारी मिली थी। मुझे साइबर फॉरेंसिक भी और अच्छा से मिलने का मौका है, और इन्वेस्टिगेशन पे भी कुछ अच्छा ज्ञान मिल सकता है। तो वहाँ से शुरू हुआ 2015 से मेरा करियर। और सीआईडी में काम कर चुका हूँ मैं एज ए जूनियर फॉरेंसिक कंसल्टेंट। तो वहाँ पे कुछ केसेस भी जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स थे उनके साथ काम कर चुका हूँ। तो उसके बाद मेरे को अच्छा सा मौका मिला एक और थोड़ा जो मेरा ज्ञान है तो वो मेरे तक नहीं, और आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ। जैसे कि हमारे गुरुजी थे, तो बताए थे, जितना ज्ञान आप अपने पास रखेंगे तो उसको बताने से वो और दुगना होगा और किसी और को भी मदद कर सकता है। तो मुझे एक वो एक और मौके का तलाश था। तो मुझे ट्रेनिंग्स का पता चला, तो नेशनल पुलिस अकेडमी में मुझे एक मौका आया था, जैसे कि जॉब ऑफर। तो सीआईडी से मैं नेशनल पुलिस अकेडमी पे शिफ्ट हुआ। तो वहाँ अभी मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ। वंडरफुल सर, बहुत अच्छी जर्नी है आपकी। आरिफ सर आप कुछ बताना ये मुझे भी याद आया कि आपने बोला कि साइबर क्राइम में आपका इंटरेस्ट है, और मैंने आपसे बहुत बार बात भी की है कि फाइनेंशियल फ्रॉड से बहुत ज़्यादा आप बात करते हैं, इसलिए हमने सोचा कि आपको इसलिए बुलाएं। तो फाइनेंशियल फ्रॉड के तौर पे मेरे को एक सवाल मेरा जनरल था कि आजकल हर जगह ये हो रहा है कि
फोन कॉल आ रहा है पैसे चले जा रहे हैं, क्यूआर कोड स्कैन करके पैसे चले जा रहे हैं, या मिस कॉल आया पैसे चले जा रहे हैं, तो इसका क्या, इसके पीछे सच्चाई क्या है, या ये बहुत एग्जैजरेशन है? आप इसपे थोड़ा दर्शकों को बताइए ताकि वो पैनिक ना करें। देखो, पैसा चले जा रहा है, ये तो बहुत सही है। पर जब तक अपना खुद से इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा तो पैसा उसको पैर नहीं हो चले जाने। तो जब तक ये विक्टिम या अपना खुद से ही कुछ अपने हाथ से कुछ नहीं करेंगे ना, तो वो पैसा नहीं जाएगा। जैसे कि मुझे आपको ट्रांसफर करना है पैसा, प्रोसेस क्या है? अगर आप आपका यूपीआईडी पता है, मैं आपको मेरा बैंक अकाउंट से आपका यूपीआईडी पे ट्रांसफर कर रहा हूँ तो यूपीआई तो मैं पिन एंटर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं भी इनिशिएटिव ले रहा हूँ पैसे सेंड करने का। तो जब भी कुछ फ्रॉड हो रहा है, जो फ्रॉडस्टर है, तो वो उसके जो टेक्निक्स है यूज करके जो माइंड गेम खेलेगा और पैसे पैसे मांगने का तरीका रहेगा। तो पर हम जो कर रहे हैं तो उसको हेल्प नथिंग बट हम खुद से ही उसको अपने नए नए मालूम होके भी हम लोग उसको पैसे सेंड करें। तो यहाँ पर पैसे नहीं जा रहे, पैसे हम ही डाल रहे। पर एक और चीज है, अगर कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो ये नहीं समझना कि अरे पूरा होगा, बट जिम्मेदारी से आप कंप्लेंट रजिस्टर करना पड़ेगा। कंप्लेंट रजिस्टर करने का इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस शुरू होगा। थोड़ा टाइम लगेगा कि वो जैसे कि बहुत सारे लोग जो पैसा खो गए, वो सबका दिमाग में ये रहेगा आज गए आज शाम तक पैसे आ जाना है। तो वो नहीं होगा, ये मैजिक चीज नहीं है। उसका प्रोसेस रहेगा, जो इन्वेस्टिगेशन चलता रहेगा, उसके बाद वो पैसे वापस आएंगे, तो उसका टाइम पीरियड है। तो पैसे कहीं भी नहीं जाएंगे, रहेगा। इसी से एक और सवाल मेरा था कि बहुत लोग मेरे को आके बोलते हैं, या मुझे आके बोलते हैं, सॉरी मैं हैदराबाद में बात कर रहा हूँ, आप वो करने के लिए थोड़ा बहुत दिनों बाद मिले हैं, तो मैं थोड़ा एक हमारा एक पुराने टाइम के बिल्कुल बिल्कुल सर। आ गए दो तो यार खूब जमेगा दिन हैदराबादी अचानक से दो निकल यार। गई है। ऐसी बात नहीं, मेरा भी हैदराबादी लैंग्वेज से जुड़ी है, मेरा स्लैंग भी ऐसा ही आ जाएगा बीच बीच में, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें मेरा ये सवाल था कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जब आप डेबिट कार्ड यूज करते हो ऑनलाइन अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे खरीदते हो, तो आपको एक ओटीपी आएगा, बिना ओटीपी के तो पैसे आपके डेबिट नहीं होंगे। तो बहुत बार मुझे ऐसे कंप्लेंट्स भी आए हैं कि ऑफिसर्स या जो भी फील्ड पे जो लोग हैं कंपनी में, वो बोलते हैं कि सर हमें ओटीपी नहीं आया बट फिर भी हमारे पैसे डेबिट हुए। इसके पीछे क्या है, लॉजिक क्या है, या ये सच है या कोई छुपाने की कोशिश कर रहा है, ये आप मुझे थोड़ा बताइए। बहुत अच्छा सवाल पूछा था। हाँ, जैसा कि आप बता रहे कि कुछ ट्रांसैक्शन होने के लिए ओटीपी जरूरी है। ओटीपी आएगा, जब तक ओटीपी रिवेल नहीं करे वो ट्रांसैक्शन नहीं होगा। इस मुद्दे पे एक केस स्टडी मुझे याद आ रहा है। तो एक विक्टिम आए थे थाने पे और कंप्लेंट दर्ज किया था। अचानक उनके अकाउंट में से 10,000 रुपए हो गए और हम पूछने लगे, जो है वो पूछने लगा था, यार ये ट्रांसैक्शन हुआ था ना, कुछ ओटीपी आया था? तो बंदा बताया था नहीं सर कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ ओटीपी नहीं आया है। ठीक है, चलो एफआईआर रजिस्टर करे और इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में ये पता चला था जो अमाउंट इनके अकाउंट से गए थे, मोबिक्विक सम एप्लीकेशन था, उसके थ्रू उसके जरिए ये अमाउंट गया था। तो वहां से कंफर्मेशन आया था कि ओटीपी रिवेल होने के बाद ही ट्रांसैक्शन हुआ। ठीक है, फिर विक्टिम को पूछने लगे यार आपको हमारा इन्वेस्टिगेशन में ये पता चल रहा था आप ओटीपी रिसीव करे थे और आप ओटीपी बताए थे। जब विक्टिम बता रहा था हाँ सर मैं ओटीपी रिसीव किया था, बट मुझे पता नहीं वो ओटीपी कैसा गया था। फिर पूछने में बताया था हाँ वो खुद से अपना ओटीपी बता दिया था। ऐसा है आरबीआई गाइडलाइंस में, अगर विक्टिम ने ओटीपी नहीं बताया, अगर ट्रांजैक्शन डिटेक्ट हुआ तो बैंक इज लायबल, डिपेंड्स ऑन द गाइडलाइंस। तो यहाँ पर उसको भी कुछ लोग इस्तेमाल कर रहे हैं बचने के लिए या बचाने के लिए। तो आपका जो सवाल था, हाँ ओटीपी जरूरी है ट्रांजैक्शन, सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन। अच्छा, मान लीजिए कि अगर मैंने ओटीपी जेन्युइनली शेयर नहीं किया, तो जो अटैकर्स या क्रिमिनल्स है उनके पास कोई तरीका है मेरा ओटीपी पढ़ने का या कुछ? अगर वो करते हैं तो कैसे करते हैं? तो आजकल आप देख पाएंगे कुछ
व्हाट्सएप ग्रुप्स पे या पर्सनल मैसेजेस के जरिए कुछ डॉट एपीके फाइल्स आ रही है, नथिंग बट एप्लीकेशन। तो वो एप्लीकेशन का डॉट एपीके फाइल जब विक्टिम कोई रिसीव कर रहा है तो उसको क्लिक करने के बाद इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू हो रहा है। तो विक्टिम को पता नहीं है वो पर्टिकुलर चीज क्या है। जैसा कि एक सिनारियो बता रहा हूँ। तो एक बंदा कुछ वाटर सप्लाई के लिए अप्लाई किया था हैदराबाद। अचानक उसको कुछ दिनों में एक मैसेज व्हाट्सएप मैसेज आया था HMD वाटर सर्विस डॉट एपीके। तो सिचुएशन के हिसाब से अरे मैं वाटर सप्लाई के लिए अप्लाई किया था 1 महीना पहले, हो सकता है उससे रिलेटेड का कुछ एप्लीकेशन भेजा गया था। तो क्लिक करे थे, इंस्टॉल किया था और इंस्टॉल करने के बाद उसको पता नहीं क्या चल रहा है बैकग्राउंड में। तो जो एपीके फाइल था वो एक फ्रॉडमेंटल एपीके था। तो वो बैकग्राउंड में रन हो रहा था। जितने भी सारे मैसेजेस आ रहे थे मोबाइल फोन पे, तो वो जो सस्पेक्ट क्रिमिनल जो भेजा था तो उसके एंड पे वो सब मैसेजेस देख सकता है। जैसे कि ओटीपी, तो ओटीपी आने के बाद वो सस्पेक्ट ओटीपी रीड कर सकता है और वो इस्तेमाल कर सकता है। यहाँ पर विक्टिम ने वर्बली नहीं बोल रहा है ओटीपी, उसका फोन पे आ रहा है, वो फोन का ओटीपी वो बंदा वहां पर बैठ के देख रहा है। ये जनरली फिशिंग अटैक होता है। इससे कैसे बचें? उससे एक ही है तरीका, कुछ अनजान व्यक्ति से या कुछ अनजान ग्रुप में अगर कोई एप्लीकेशन आ रहा है डॉट एपीके फाइल से, तो उसको क्लिक मत करिए, इंस्टॉल मत करिए। गलती से भी इंस्टॉल हो गया है तो इमीडिएट से उसको अनइंस्टॉल करने का प्रोसेस रहेगा। तो एप्लीकेशंस में जाना है, पूरा जेड से निकालना है। जब तक वो जेड से नहीं निकला वो पीछे बैकग्राउंड एंड में चलता है। सो अपना गवर्नमेंट के रेगुलेशंस भी, जो एडवर्टाइजमेंट्स भी आते हैं, डोंट क्लिक अननोन लिंक्स, डोंट डाउनलोड एनी एप्लीकेशंस, ये चीज फॉलो करना जरूरी है। तो ये जड़ से कैसे निकालेंगे, मतलब ये कहाँ पता चलेगा जड़ कहाँ? अच्छा सवाल है। जैसे कि अगर आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हैं आपका मोबाइल, तो आप जितने एप्लीकेशन आपका ज्ञान से इंस्टॉल हो रहे हैं और जो आपके अज्ञान से कुछ इंस्टॉल हो रहे हैं, तो फाइल मैनेजर में जाके देख सकते हैं कितने एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर से डाउनलोड हुआ था, या आप प्ले स्टोर पे भी जा सकते हैं, आपका हिस्ट्री देख सकते हैं जो एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप एंड्रॉइड यूज करें प्ले स्टोर से, तो जो एप्लीकेशन रिलेटेड है वो जेन्युइन है। जो नहीं है, आपको कुछ अनजान आ गया है, तो फाइल मैनेजर पे जाके आप पूरा इंस्टॉल कर सकते हैं और एक फोल्डर बनेगा वो एप्लीकेशन के नाम से, उसको भी डिलीट कर सकते तो मुबारक, मेरे को एक सवाल था, लेकिन फिर मेरे को बोल रहा हूँ मैं, तो हैदराबादी निकल रही है। तो सवाल मेरा ये था कि आगे 1 या 2 महीने में ऐसे कौन से साइबर क्राइम ट्रेंड्स क्रिएट हो सकते हैं। देखिए अभी अप्रैल का महीना चल रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेजुएट्स निकलते जो बीटेक हो या कोई डिग्री करके ग्रेजुएट से पास आउट होंगे, तो ये सब लोग तो जॉब सर्च पे ट्रायल करते रहेंगे। इनका रेज्यूमे कहीं भी अपलोड कर सकते हैं, कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से या कुछ सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 2 मंथ्स में देखा गया, तो ये आज की स्टैटिस्टिक्स है, पिछले कुछ सालों से देखा गया, तो जॉब फ्रॉड ज़्यादा हो सकते हैं। क्योंकि अभी जो ग्रेजुएट्स है तो इमीडिएट से वो जैसा भी रेज्यूम अपलोड करेंगे या एक नौकरी के तलाश में रहेंगे। एग्जाम्पल मेरे पास एक केस सिनारियो है। तो एक रिसेंट ग्रेजुएट था, तो फेसबुक पे एक एडवर्टाइजमेंट देखा गया था पार्ट टाइम जॉब्स। तो पार्ट टाइम जॉब तो हर हर उसमें देख छोटा जॉब डिस्क्रिप्शन भी दिया था एंड 300 रुपीज पर आवर। तो बहुत अच्छा लगा उसको। तो व्हाट्सएप सॉरी जो फेसबुक एडवर्टाइजमेंट था उस पर कॉमेंट करा था आई एम सर्चिंग फॉर जॉब। तो एक दिन अचानक उसके फेसबुक अकाउंट पे मैसेज आया था, सर प्लीज सेंड यूर रिज्यूम। तो उन्होंने रिज्यूमे फॉरवर्ड किया। 2 दिन के बाद इनके मेल आईडी पे एक मेल आया था, कंग्रेचुलेशंस यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर जनरल मैनेजर पोजीशन एट ONGC। शॉर्टलिस्टेड है, शॉर्टलिस्टेड इंटरव्यू के लिए भी नहीं, पोजीशन के लिए शॉर्टलिस्ट। नहीं ये इंटरव्यू के लिए, अच्छा इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए।
तो इसका कुछ प्रोसीजर है, तो उसका रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स भेज दिए। तो ये जो लड़का था बहुत खुश हो गया था, तो उन्हें उसके जो भी सर्टिफिकेट से पूरा मेल पे अटैच करके भेज दिया था। और एक व्हाट्सएप इनका मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर भी मेंशन किया था। व्हाट्सएप पे उनको एक मैसेज आया था, सर आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो रहा है कुछ एक 5 दिन के बाद, पर इंटरव्यू ना दिल्ली में है। अच्छा ठीक है, तो इसका प्रोसीजर क्या होगा? तो जनरली अगर आप हमारे एम्प्लॉय रहेंगे तो हम आपको रिफंड कर देंगे पैसे, जैसे कि फ्लाइट टिकट्स काइंड ऑफ थिंग एक्सेट्रा। तो बंदा पूछा था मुझे कैसा पहुंचना है दिल्ली में 5 दिन में, आप फ्लाइट बुक कर लो, हम रिफंड कर देंगे आपका इंटरव्यू के। तो ठीक है, बंदा फ्लाइट बुक कर दिया था, वहाँ पे स्टे वगैरह सब इन्हें बुक करके बैठा था, जैसे कि फर्दर प्रोसेस हो। तो इसको नेक्स्ट मेल आया था, सर आप दिल्ली ठीक जिस दिन पहुंचेंगे नेक्स्ट दिन सुबह आपको 10 बजे एक पर्टिकुलर होटल का एड्रेस दिया गया, वहाँ पे एक कोई मैनेजिंग पार्टी रहेगा, तो आपको इंटरव्यूअर के पास लेके जाएगा और वहाँ पे इंटरव्यू करवा देगा। ठीक है, ये बंदा अकेला नहीं, इसका दोस्त को भी साथ में लेके गया था, क्योंकि दिल्ली घूमे जैसा भी रहता बोल के गया था। तो वहाँ पर जाने के बाद कोई एक इंजन व्यक्ति आया था उसके पास और बताया था, सर इंटरव्यू प्रोसेस कल सुबह शुरू होगा और एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है अभी, बैकडोर एंट्री चल रहा है। ठीक है, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। जो मैनेजर है, जो एचआर है, वो मेरा खास दोस्त है, अगर मैं बात करना है तो बात करूंगा, बट उसका 10 लाख रुपए लगेंगे। तो थोड़ी देर सोचा था कि गवर्नमेंट पोजीशन भी है, मैनेजिंग पोजीशन है, ठीक है भाई चलो, मैं 10 लाख नहीं अभी इतना अमाउंट मैं अरेंज नहीं कर सकता, तो एडवांस अमाउंट 1 लाख रुपए एडजस्ट करवा दूंगा बोल के कुछ अकाउंट नंबर दिया गया था, वो अकाउंट नंबर में 1 लाख रुपए सेंड किया था। तो उनके रिलेटिव से कुछ पैसे मांगते थे। तो अचानक दूसरा दिन सुबह सुबह फिर से बंदा कॉल किया था, सर आप इंटरव्यू देने की भी जरूरी नहीं है, आपका प्रोसेस शुरू होगा, आप दिल्ली घूम लीजिए और आप जितने दिन रहे आप चले जाइए, तो आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस है बताएंगे। पेमेंट जितना जल्दी हुआ तो उतना जल्दी करो। तो फिर वापस आ गया उसका होम टाउन, पूरा 9 लाख अरेंज करके जितने बैंक अकाउंट्स दिया गया था बैंक द्वारा डिपॉजिट कर दिया था, पूरा 10 लाख डिपॉजिट कर दिया था। और आखिरी में एक और चीज पूछा था, मेरे साथ मेरा दोस्त जो आया था तो वो भी ग्रेजुएट है, तो उसका भी कुछ रख सकता है। तो आगे से जो फ्रॉडस्टर ने बताया था, अरे क्या जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है सर, एक्चुअली हम 2 लोगों की तलाश में है, एक आप तो मिल गए और एक का भी है, तो एक काम करेंगे उनको भी ले डूबेंगे। यही है, 10 लाख तक जमा करा दिए, तो 10 लाख रुपए तक जमा कर दिया। अब देखो, एक हफ्ते के बाद एक मेल आया था, ऑफर लेटर। ये ऑफर लेटर में ये लिखा था कि यू आर सेलेक्टेड एंड यूर पोजीशन विल बी डिस्क्लोज समथिंग, नथिंग बट आप सेलेक्ट हो गए बस। अब फिजिकल कॉपी के लिए बंदा उसको फोन कर, तो जो फ्रॉडस्टर है, देखो एक बार एक लॉजिक होता है, जो फ्रॉडस्टर्स अगर उनको कुछ 1 रुपए भी आ गया ना, तो उसको ब्रेड एंड बटर बोल के समझ के जितना अमाउंट खींचना शुरू कर। तो ऑफर लेटर के लिए 1 लाख रुपए डिमांड किया। सर ये बैकडोर एंट्री है ना, मेरा कुछ भी फायदा नहीं हुआ, आप 1 लाख रुपए मेरे को दे देते, मैं ऑफर लेटर फिजिकल कॉपी आपको दूंगा, नहीं तो नहीं। ठीक है बोल के वो 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए डाल दिए। ऑफर लेटर घर पे आएगा बताया था, आने के लिए नहीं हुआ, फिर अभी तक 20 लाख वो दे चुके हैं, फिर और 2 लाख एक्स्ट्रा दिए थे। चलो ठीक है, ऑफर लेटर आ गया है घर पे, कोई बंदा ला के दिया समथिंग, तो वहां से देखा गया तो उसको पोस्टिंग का प्लेस ऑफ वर्क दिया गया था सम काकीनाडा। चलो 2 बंदे रेडी हो गए, वहां पे काकीनाडा पहुंच गए, आंध्र प्रदेश में है। तो वहां पर जाने के बाद एक ऑफिस पहुंचे थे और वहाँ जो एमआरओ साहब बैठे थे, हाँ ये मेरा ऑफर लेटर है, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। तो जो एमआरओ साहब जी थे, ये तो एमआरओ ऑफिस है,
ये ओएनजीसी का ऑफिस नहीं है। और ये ऑफर लेटर देखा गया तो वो कुछ फर्जी लग रहा है बता दिया। तो बंदा फोन करने लगा, उधर से फोन रिस्पॉन्स नहीं है, मेल रिस्पॉन्स नहीं है, तो समझ गया था ये कुछ फ्रॉड हुआ है। वो बंदा इमीडिएट से गया साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन और वहां पर एफआईआर दर्ज किया था। पूरा 22 लाख रुपए दो लोग हो चुके हैं। तो ये चीज चल रहा है। तो अभी भी जितने अच्छा, भी वो जो ट्रेवल एक्सपेंस उन्होंने किया था तो वो बाद में रिइंबर्स हुआ उसका या देखो ये दिल्ली तो घूमने 20 लाख में, 22 लाख में, बहुत नहीं, महंगी थी। घूमने के अलावा 22 लाख के ना उन्होंने। घूमने के अलावा जो टिकट से उनका 25 लाख स्टे था 25 लाख पूरा दिल्ली अलग घूम ही गया। था। पर यहाँ पर एक चीज नोटिस है, कोई एक बंदा आया था, उनसे मिल के भी गया था फिजिकल से। तो एफआईआर दर्ज करने के बाद केस भी क्रैक डाउन हुआ था। तो वो बहुत बड़ा जैसे कि जॉब फ्रॉड का माफिया निकला था। तो कुछ 10 साल से लोग ऐसा ही कर रहे थे, अलग अलग जगहों पे जा रहे, अलग अलग कंपनी का नाम एक बंदे से 20 लाख तो 10 साल में कितना निकाल लिया पूरा। विक्टिम्स तो बहुत सारे थे, बट इन्वेस्टिगेशन पे चल। इसके पीछे क्या है रीजन? मान लो ओएनजीसी में उसको जनरल मैनेजर की नौकरी मिल गई, तो उसको क्या समझ में नहीं आता कि फ्रेशर को जनरल मैनेजर की नौकरी कैसे मिलेगी? यहाँ पे एक और चीज बताऊँ, ये बंदा ना जॉब को अप्लाई किया सिंपल, और एक क्या है, एक इसका ग्रेजुएशन हुआ था कंप्यूटर्स पे, और उसको मिला था कुछ ऑयल रिफाइनरी। तो ये एक सोचने की बात है। बट आजकल का जो जनरेशन है, तो वो दे नीड जस्ट जॉब डायरेक्टली, इतना ज्यादा थिंकिंग नहीं कर रहे। कौन सा भी जॉब आएंगे, जैसा कि प्रेशर रहेगा, कोई प्रेशर रहेगा, सोसाइटी में प्रेशर रहेगा, क्या चल रहा है क्या है। तो ये लोग भी बहुत सारे इंटरव्यूज फेस करते रहेंगे, जैसे कि रिस्ट्रिक्शन चलता रहेगा कहीं ना कहीं। तो उसके वजह से ये लोग ग्रीड पे भी जा सकते, कभी कभी हो सकता है। और एक चीज मैं ये पूछूंगा कि ये आप बोले कि ये तो खुद अप्लाई किया था फेसबुक पे, ऐसे भी कंप्लेंट हमारे पास आए जहाँ पे हमने बोला कि सर हमने जॉब पोर्टल्स पे अपलोड किया था हमारा सीवी, सडनली 50 जगहों से कॉल गया। तो ये जॉब पोर्टल्स का डेटा वो नहीं होता क्या, सिक्योर नहीं होता, या इनको कैसे पता चलता है कि किसका सीवी क्या है कहाँ पे? बढ़िया क्वेश्चन पूछा आरिफ जी आप। देखो, एक जमाना था, हम बोलते थे टाइम इज मनी। तो आज का जमाना ऐसा है, अलॉन्ग विद टाइम इज मनी, डेटा इज मनी। अगर कोई एक बंदा अपना खुद का डेटा कहीं अपलोड कर रहा है, कोई प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर रहा है, दैट इज अ गोल्ड माइन फॉर हिम, दैट इज फूड एंड ब्रेड फॉर हिम। तो वो क्या करेंगे, वहां से वो उनका डेटा बहुत सारी कंपनीज को भेज, नथिंग बट मेरा, आप मेरे कंपनी में कुछ डेटा दिए, तो वो मेरा जिम्मेदार, मैं कैसा भी दे सकता हूँ। उसमें लिखा हुआ भी रहता, यूर प्रोफाइल विल बी शेयर्ड विथ अदर कंपनीज, रिकॉर्ड तो कंपनीज। सर क्या ये बड़ी कंपनीज लाइक Naukri.com या इस टाइप के लोग भी ऐसा करते हैं? हाँ, हो सकता है, नाम नहीं ले सकते बट हो सकता है। जैसे कि बहुत सारे कंपनीज, आप न्यूज पे बहुत सारे आर्टिकल्स भी आए थे, तो इट्स पॉसिबल। तो यहाँ पर एक आउट पॉइंट ऐड करना चाहिए। अगर एक कंपनी ये है, तो उसके पोर्टल पे कोई बंदा अपलोड कर लिया रिज्यूम, तो वो बंदा क्या करेगा, कुछ 50 से 60 कंपनी को डेटा भेजेगा। तो उसमें जेन्युइन कंपनीज रहेंगे, फर्जी कंपनीज रहेंगे। जैसा कि अभी बताया था कोई फ्रॉडस्टर, तो वो कुछ XYZ कंपनी का नाम से भी रहेगा, लिंक जैसा कि उसको डेटा होने का था, तो यहाँ से खरीद रहा है और फ्रॉड करने का तरीका। तो आप ये बताइए मेरे को कि 50 कंपनी के पास मेरा डेटा है। अब एज अ कॉमन मैन, अगर मुझे 50 कंपनी से मेल आ रहा है, उसमें फर्जी कंपनी भी हो सकती है, जेन्युइन कंपनी हो सकती है, तो आप दर्शकों को बताओ कि एज अ कॉमन मैन, एज अ एप्लीकेंट, मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँ कि ये कौन सी जेन्युइन कंपनी से आया है या फर्जी कंपनी से आया है? देखिए, जब भी एक मेल आ रहा है आपको, फ्रॉम एड्रेस करने का बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। जैसा कि अब मेरा है मुबारक डॉट शेख @gmail.com का, तो आप पता है जीमेल से आ रहा है। तो अगर मैं कुछ कंपनी में रिज्यूम अपलोड किया था, फॉर एग्जांपल एसेंचर, ओके, एसेंचर या नौकरी, एप्पल, तो उनका डोमेन नाम रहेगा। ठीक है, अगर आपको ऑफर लेटर आ रहा है एप्पल से, ठीक है, बट मेल आ रहा है कुछ
PPLE, समझ रहे, PPLE.com। तो ये मिसमैच हो रहा है, तो वहां ही समझ जा सकते ये कुछ फर्जी हो सकता है। एक और चीज बॉडी में, जैसा कि पूरा मेल आप ध्यान से पढ़ेंगे ना, अच्छा सा अच्छा जो जेन्युइन कंपनी रहेगा उसका ग्रामर पूरा ठीक रहेगा। जो फर्जी बंदे बैठ के सेंड करेंगे तो उनका वर्डिंग कंप्लीटली डिफरेंट है। और मेल में कुछ अटैचमेंट्स आके रहेंगे, वहाँ का जो लोगो है वो भी आप देख सकते हैं। ये फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप जो है, जो मेल कहाँ से ऑरिजिनेट हुआ था वो देखना पड़ेगा आपको, वो फ्यूचर में अगले पॉडकास्ट में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज के दिन ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, इनका वीकेंड खराब नहीं करेंगे। और वैसे भी अगर मुबारक सर से बात करने लगे तो रात को 10 बजे तक भी करते थे तो कोई फर्क तो पड़ना नहीं है। सर के पास बहुत सारी कहानियां हैं, भंडार है कहानियों का। और आजकल ये बुक भी पढ़ रहे थे, आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। तो उसके अगर प्रिंसिपल्स इन्होंने अपनाना शुरू कर दिया तो उसके बाद तो कल सुबह के और मे बी मंडे की मॉर्निंग के 9 भी यही बच जाएंगे, तो भी पॉसिबल है। आई थिंक आज के लिए इतना ही। सर आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आप अपना अगली डेट दीजिए, जल्द से जल्द वापस हैदराबाद आइए सर, और जब भी आए हमसे मिलके जाइए सर। जरूर, मुझे भी अच्छा लगा आप लोगों से डिस्कस करते हुए, कुछ पुराने याद ताज़ा हो गए। फिर मिलेंगे। चलिए, तब तक दर्शकों हम जा रहे हैं मस्काबन खाने नीलोफर का। मालाबन सुबह में खा लेंगे। नीलोफर के चाय का टाइम हो रहा है हमारा, तो मैं और फिर रात को आपसे विदा लेता हूँ और नितिन को भी बोलता हूँ कि नितिन आप जाइए, अपने घर जाएंगे हमारे घर, हम पार्टी करेंगे। उसके बाद फिर ये जब तक आप ये पॉडकास्ट देखोगे तब तक हम चाय वाय पी के सब फारिग हो जाएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।